नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। स्वागत है आप सभी का। जनता जब सरकारें चुनने के लिए रिकॉर्ड वोट देती हैं, लोकतंत्र को अच्छा लगता है। जब सरकारें रिकॉर्ड सीट से सत्ता हासिल करती हैं, समर्थकों और पार्टियों को अच्छा लगता है। लेकिन जब महंगाई रिकॉर्ड तोड़ने लग जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो रिकॉर्ड कैसे कहां टूट रहे हैं, आइए पहले ये देखते हैं। एक तरफ जहां अयोध्या में जमीन विवाद को लेकर आरोप लगता है कि 15 मिनट में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ खरीद ली जाती है। और खबरों के इसी दौर में महंगाई रिकॉर्ड तोड़कर दस्तक देती है, क्योंकि 25 दिनों में पेट्रोल डीजल 6 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर महंगे हो चुके होते हैं। 52 से कम यानी कि 42 दिन के अंदर 24 बार डीजल के दाम महंगाई की टंकी फाड़कर बढ़ चुके हैं। वहीं थोक महंगाई दर मई महीने में 13% के करीब पहुंच चुकी है, जो 11 साल के अपने उच्चतम स्तर पर है। यहां पर आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सरकार अगर चाहे तो बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी आबादी को गरीब बना सकती है। यह हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। यह कहा था राजनीतिक अर्थशास्त्र के पितामह कहे जाने वाले जॉन मेनॉर्ड केन्स ने। तो क्या वाकई अभी महंगाई से जनता की गरीबी का कारण वो सरकारें हैं जो जनहित में ही कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की जरूरत बताकर महंगाई को जस्टिफाई करती हैं? आज दस्तक इसी मुद्दे पर। महंगा खाना, महंगा तेल, ये देखो विकास का खेल। लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें 1-1.5 साल से कम हुए हैं। बजट से बाहर हो गए। महंगाई की मार जनता पूरी तरह से पड़ रही है। तेल की महंगाई से गुस्से में उबलते आम आदमी को पता ही नहीं चला कि वो अपनी बाइक और कार की टंकी में सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं डलवा रहे, बल्कि अपना पेट काटकर, अपनी जेब जलाकर देश सेवा कर रहे हैं। जनता को लगता है कि 42 दिन में 24 बार महंगे हो चुके पेट्रोल डीजल को भराकर वो अपनी गाड़ी चलाते हैं, जबकि उन्हें अंदाजा ही नहीं कि महंगाई के अस्त्र से घायल होकर भी देशवासी ही देश चलाते हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वीकार है, लेकिन महंगाई का उपचार नहीं है। देश में पहली बार डीजल भी 100 रुपए के पार है। जब देश के 148 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के नोट को छेद कर बाहर चली गई, जब देश के 9 राज्यों की जनता 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीद रही है, जब मई में 16 बार और जून के 14 दिन में 8 बार पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, तब जनता जो महंगाई के कारण आर्थिक रूप से मूर्छित होने लगी, उसे वीरता का एहसास देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कराया, मानो ये कहते हुए कि हे भारतवासियों, तुम महंगाई के मोर्चे पर इंच मात्र भी डगमगाना मत। क्योंकि जब जनता ने पूछा कि महंगाई में देशवासियों की रक्षा कौन करेगा, तेल संभालने वाले विभाग के मंत्री जी बोले, देशवासियों तुम ही करोगे, तुम ही करोगे, तुम ही करोगे। भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। आम आदमी हैरान हो जाता है। एक तरफ वैक्सीन मुफ्त बताई जाती है, दूसरी तरफ वैक्सीन का बजट गिनाकर पेट्रोलियम मंत्री तेल की महंगाई जस्टिफाई करने लगते हैं। एक तरफ जनता को मुफ्त राशन देने पर वाहवाही ले ली जाती है, दूसरी तरफ उस राशन की कीमत महंगा तेल भरती जनता से भरवाने की दलील दी जाती है।
जनता को पता ही नहीं चला कि कब से वो अपना घर चलाते चलाते तमाम तरह के टैक्स भरने के बाद अब तेल की महंगाई भी अपने कंधे पर उठाकर देश चलाने लगी। तो लगातार बढ़ते ही आ रहे हैं, इसने 1-1.5 साल से कम हुए हैं और तरफ से इतनी मार पड़ी हुई है जनता के ऊपर। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? कम से कम इसमें तो कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, थोड़ा एक्साइज रिड्यूस करे, कुछ भी करे। और सबसे बड़ी बात है, ये पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाया गया? आज हालत ऐसे आ गए, अब चलाना तो क्या साइकिल चलाना क्या? गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसका रेट कम से कम दाम में करके हमको सहूलत दीजिए। तो बजट से बाहर हो गया, हर आदमी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो पेट्रोल को अफोर्ड कर सके, और इससे ट्रांसपोर्ट और जाने आने वाले जो टैक्सी वाले हैं उनको फर्क पड़ रहा है, हर चीज़ का किराया बढ़ रहा है। जनता परेशान है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमत 100+ हो गई है, जिससे जनता पूरी तरह से एकदम परेशान है। इस कोरोना काल में वैसे भी जनता के काम धंधे ठप है और महंगाई की मार जनता पूरी तरह से पड़ रही है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की दर जल्द से जल्द कम करे। अब 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जिस तरह दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या आम आदमी पेट्रोल और डीजल इतनी महंगाई में अफोर्ड कर सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि अब तक जितने पैसे टैक्स के तौर पर आम आदमी ने दिए हैं सरकार को, क्या समय नहीं है कि उसका फायदा अब इस आम आदमी को मिलना चाहिए? क्रेडिटॉस सॉल्यूशंस के आंकड़े कहते हैं कि लोन रीपेमेंट यानी कर्ज लेकर उसे दोबारा भरने के मामले में चेक बाउंस रेट पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 2 गुना यानी 21% हो गया है, जबकि क्रेडिट कार्ड से खर्चा चलाकर उस कर्ज को भरने में चेक बाउंस की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 18% हो गई है। यानी आम आदमी कर्जा लेकर घर चला रहा है और कर्जा चुका नहीं पा रहा। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं, महंगा तेल भराकर देश सेवा करिए। बहुत दिक्कत हो रही है, जो है आदमी आम आदमी परेशान है। अब बड़े लोगों को क्या, वो तो अपना ले ही ले रहे हैं किसी तरीके से। बजट खराब हो रहा है, बाकी इनकम वगैरह भी कोरोना की वजह से जो होती थी वो भी ठप है इस वक्त। गवर्नमेंट टोटल फेल हो गई है इसमें, आर्थिक मोर्चे पर जाकर इसका असर हमको देखने को मिल रहा है। ये लॉकडाउन में अंदर ही अंदर इनने पेट्रोल महंगा करती है, लेकिन इनकम तो है ही नहीं ना, इनकम के लिए कुछ हो नहीं रहा। पब्लिक ही सफर कर रही है और करता रहेगा। सरकार को क्या कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 100 रुपए के देना चाहिए, लेकिन हो कहाँ रहा है सर। इसके बाद तो फिर वही दिन आएगा कि साइकिल से ही आदमी चलना शुरू करेगा। तेल पर ले टैक्स दे टैक्स करके अब अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच 2,35,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए जनता की जेब से निकालकर केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराया जा चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमत 1 साल में 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुकी है और तेल के दामों पर पेट्रोलियम मंत्री के बयान भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जिम्मेदार बताने से लेकर अब देश मांगता है, महंगाई पर कुर्बानियां तका चुके हैं। उत्पादनकारी देश तेल उत्पादन कम किए थे। उन दिनों में तेल उत्पादन कम करने का प्रमुख कारण था आवश्यकता नहीं थी, डिमांड नहीं थी। अभी जैसे 2021 की जनवरी फरवरी में डिमांड स्वाभाविक हो गया है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये एक प्रमुख कारण है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज़्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज़्यादा 1 साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता द्वारा तो सबने सुना था। महंगाई तंत्र में जनता का पैसा जनता द्वारा जनता के लिए हो जाएगा, अंदाजा नहीं था। तो क्या ये मान लें कि महंगाई का बस अब नाम बदलना बाकी है? इसे देश रक्षा कवच का नाम दे दिया जाए तो मुद्दा ही महंगाई का खत्म हो जाएगा। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारे देश में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी कि खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। तीसरी महंगाई होती है जो चुनाव के समय छिपा ली जाती है, चुनाव के बाद चुन चुन कर बढ़ा दी जाती है। और इस बात को आप तथ्यों से जानिए। कैसे? जैसे 5 राज्यों में चुनाव के दौरान 27 फरवरी से 3 मई के बीच 66 दिन में एक बार भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। चुनाव के दौरान 66 दिन के अंदर तेल के दाम जरूर 4 बार मामूली राहत देकर कम कर दिए गए, लेकिन 2 मई को चुनावी परिणाम आने के बाद से तुरंत अब तक 42 दिन में 24 बार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े। और तब खबर यह भी है कि थोक महंगाई दर भी मई में रिकॉर्ड स्तर पर आ चुकी है। तो सवाल यह कि क्या वो आम आदमी जिसकी कमाई घटी है, जिसका रोजगार छूटा है, वो क्या बढ़े हुए दामों को उठाने की स्थिति में आज इस समय है? तेल भराने के बाद क्या ऐसी हालत है कि आम आदमी अपना घर चलाने के लिए रोजमर्रा के सामानों में घुसपैठ कर चुकी महंगाई को उठा पाए? 5 महीने से बढ़ रही थोक मूल्यों पर आधारित महंगाई दर अप्रैल में डबल डिजिट यानी 10% की पार होने के बाद अब मई में 12.94% हो गई। तो कोरोना के जिस मुश्किल वक्त में आम आदमी को कर्ज लेकर इलाज तक कराना पड़ता है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि कोरोना के इलाज में जनता ने 66,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त खर्च कर दिया। और अब आम आदमी की हालत ये हो चुकी है कि उसे वो पैसा अपने घर का महंगाई से लड़ने में लगाना पड़ रहा है, जो भविष्य में कहीं बचा कर रखना पड़ता था। कम से कम जो है आप मान के चलिए 20 से 25% का इजाफा आ चुका है महंगाई में, जिसके कारण से अब ये दिक्कतें होने लगी हैं। जो हम भविष्य के लिए सेविंग करना सोचते थे वो सेविंग बंद हो गई एकदम। काम तो हमारा करना ही, हमें चलाना भी पड़ेगा, लेकिन जो हमारी सेविंग थी वो एकदम जीरो हो गई, नील हो गई है। महंगाई आम आदमी को गरीब बना रही है। गरीब का मतलब यहाँ पर भूखा और कम कपड़े में या फटेहाल आदमी मत समझिए। अच्छा खासा मध्यम वर्ग भी गरीब हो रहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र में गरीबी का मतलब ये भी होता है कि सक्षम होने के बावजूद जब आप जरूरत के मुताबिक अपने और अपने परिवार के लिए खर्च नहीं कर पाते। और खर्च क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सीएसओ के आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 8,637 रुपए घटी है। एसबीआई की रिसर्च कहती है कि निजी और असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी और वेतन कटौती के कारण आम लोगों की आय में 16,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। और प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बोलती है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान ही 3 करोड़ 20 लाख भारतीय मिडिल क्लास से गरीब वर्ग में चले गए और 7 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे। महंगाई जब गरीब बनाने पर तुल गई तो आम आदमी अपनी जरूरतों को घटाकर किसी तरह घर चलाने के लिए मजबूर हो गया है। बच्चे लोगों को बोलना पड़ता है, आज ये नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, क्योंकि ये बोलने से हमें तकलीफ होती है, दुख होता है कि हम किस तरह से जिएंगे। ऐसा जीना बहुत मुश्किल हो गया है। जीना आम आदमी का मुश्किल हुआ है और महंगाई का सबसे बड़ा कारण जिस पेट्रोल डीजल के दामों को माना जा रहा है, उस पर सरकार का खजाना फुल है और पेट्रोलियम कंपनियां भी मुनाफे में। केंद्र सरकार के खजाने में जब 2020 के आखिरी 9 महीने में तेल पर टैक्स से 2,35,000 करोड़ रुपए आ गए, उसी दौरान राज्य सरकारों के खजाने में भी तेल पर वैट के जरिए जनता से कुल 1,35,000 करोड़ रुपया बटोर लिया गया। जबकि मार्च 2021 के आंकड़े कहते हैं कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां भी 3,000 से 11,000 करोड़ रुपए तक का मुनाफा कमा चुकी है। तब भी क्या आम आदमी ही महंगाई का बोझ उठाकर सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का खर्चा भरेगा, या सरकारों को दूसरे तरीके भी खोजने चाहिए? इस सवाल के साथ हम आर्थिक मामलों के जानकार आकाश जिंदल के पास पहुंचते हैं। सरकार को आम आदमी से ज्यादा टैक्स लेने की बजाय सरकार को चाहिए कि इसके लिए या तो शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ाए, या सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम करे, या सरकार इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा रेज करे। आज की तारीख में सरकार को इनोवेटिव तरीके अपनाने चाहिए पैसा रेज करने के लिए, ताकि राशन, वैक्सीन और वेलफेयर स्कीमों का खर्चा सरकार। अब ये बात समझना जरूरी है कि
हम महंगाई की हमारी इस खबर पर लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक चल रही थी दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर वो बैठक बस अब से कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है। तो इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री के घर पर यह बैठक चल रही थी। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता और मंत्री इसमें थे। सदानंद गौड़ा भी इस बैठक में मौजूद थे। ये बैठक अभी खत्म हो गई है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो थे वो इस बैठक में थे। तो पीएम मोदी के घर जो बैठक चल रही थी वो समाप्त हो गई। एक बार फिर से हम अपनी खबर पर लौटते हैं। आम आदमी यहां तेल नहीं भरा पा रहा है महंगाई के कारण, और एक राज्य ऐसा है जहां जनता की गाढ़ी कमाई से फिजूल खर्ची की जा रही है। जनता कर्ज में डूबी हुई है, दबी हुई है। पूरा राज्य कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है। लेकिन तेलंगाना की सरकार अपने अधिकारियों को 25-25 लाख रुपए की लग्जरी कार दे रही है। जनता का पैसा बर्बाद करने वालों पर आप दीजिए दस्तक। जब जेब में नहीं दाने तो क्यों सरकारें चली फिजूल खर्ची में पैसा बहाने? इस सवाल की वजह यह तस्वीर और वीडियो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उन लग्जरी कारों को देख रहे हैं जो कर्ज में डूबे तेलंगाना में ही अधिकारियों के लिए खरीदी गई। जिन कारों को हरी झंडी हैदराबाद में दिखाई जा रही, दरअसल ये जनता के पैसे को बर्बाद करने की हरी झंडी है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो जवाब ये कि तेलंगाना जो राज्य 40,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है, तेलंगाना जो केंद्र से आर्थिक मदद का पैकेज मांगता है, वहाँ प्रति कार 25 से 30 लाख रुपए की कीमत वाली 32 आलीशान कारें अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स के लिए खरीदी जा रही हैं। जिस वक्त जरूरत है ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य पर जनता के पैसे को खर्च किया जाए, तब जनता के टैक्स से आए पैसे में से 80 करोड़ रुपए खर्च करके अधिकारियों को लग्जरी कार देने की जरूरत क्या है? If he wanted to spend money, people say that it's for the commissions. I don't want to get into it. But if he wanted to buy some things, like he should have bought something which would have been useful to common people, particularly in the rural areas, and particularly with the impending third wave. We have to think of a worst case scenario. We have to be prepared for it. And I think that would have been much more useful and meaningful than providing cars for luxury cars for the additional collectors. दलील ये दी जा रही कि ये कारें कलेक्टर को इसलिए दे रहे हैं ताकि गांव में जाकर ये विकास का निरीक्षण कर सके। Just couple of months back, their own Karnataka government ordered for costly cars worth 13 crores for politicians, for elected representatives. Here it is not for elected representatives, it is for additional collectors for development purpose, where additional collectors can go into villages. क्या 25 लाख से कम की गाड़ी में कलेक्टर विकास का निरीक्षण करने नहीं जा सकते? वैसे फिजूल खर्ची का आरोप और भी राज्यों में लग रहा है। राजस्थान में विधायकों के लिए 265 करोड़ रुपए खर्च करके फ्लैट बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक सरकारी भवन की जगह एक रिजॉर्ट में की जाती है। जनता के पैसे की बर्बादी सिर्फ सरकारें नहीं करती, बल्कि सिस्टम भी करता है। गवाही देती अब इन 3 तस्वीरों को देखिए। उन्नाव, प्रयागराज से लेकर हमीरपुर तक उत्तर प्रदेश में जब किसान अपना गेहूं बेचने के लिए सरकारी मंडियों में पहुंचे, तो इतना इंतजाम भी आज तक प्रशासन नहीं कर पाया कि ये दाने सुरक्षित रहें। प्रयागराज में बारिश के बाद मंडी में गेहूं की बोरियां भीगी। ये वो गेहूं के दाने जिन्हें जनता के टैक्स के दिए पैसे से खरीदा जाता है। लेकिन हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। जब बारिश होती है, गेहूं मंडी में ही भीगता है, सड़ता है और जनता का पैसा बर्बाद होता है। यही हाल उन्नाव में देखने में आया। पानी में डूबी इन्हीं गेहूं की बोरियों के लिए आपका पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन जिस देश में रोज 18 से 19 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर होते हैं, वहां न अन्न बचाया जा पाता है, न जनता के पैसे को। आज तक ब्यूरो। हम यहां पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो दस्तक उस वंशवाद की राजनीति पर जो चाचा भतीजे की लड़ाई तक पहुंच गई। देखते रहिए आज तक।